स्वागत है दोस्तों आप लोग का आज के क्लास में। आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर ब्लड यानी कि रक्त के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग संपूर्ण जानकारी ब्लड का बारे में लेंगे। कहता है कि ब्लड जो होता है ये हमारे यह एक संयोजित ऊतक होता है। संयोजित ऊतक मतलब कि ब्लड में हमारे काफी ज्यादा ऊतकों का समूह रहता है, जिस वजह से हम लोग इसे यह संयोजित ऊतक कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रक्त जो पीएच मान होता है, पीएच मान वो 7 के नीचे, 7 के अगर जो नीचे रहेगा तो क्या रहेगा? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। और 7 से अगर जो ऊपर रहेगा तो होता है क्षारीय। और अगर जो 7 रहता है तो इसका पीएच मान होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन। तो इसीलिए हमारा रक्त का जो पीएच मान है वो 7.4 है, तो कैसा हो जाएगा? हमारा क्षारीय हो जाएगा। रक्त कैसा होता है? क्षारीय। आगे अगर जो बात किया जाए कि मात्रा का, कि हमारे शरीर में खून यानी कि रक्त का मात्रा कितना होता है, तो पुरुष में रक्त की मात्रा ज्यादा यानी कि 5.5 लीटर, 5.5 लीटर के लगभग में, और महिलाओं में जो मात्रा होता है वो लगभग में 5 लीटर होता है। इसमें अगर जो इसका भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि पुरुष वगैरह जो जानते हैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, महिलाओं के तुलना में हार्ड वर्क पुरुष ज्यादा करते हैं, तो इसीलिए इनका जो होता है वो मात्रा पुरुष में ज्यादा और महिलाओं में कम होता है। अगर जो हम लोग निर्माण की बात किया जाए कि खून का निर्माण होता कहाँ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं खून का जो निर्माण वैक्सों में यानी कि वैक्स व्यक्तियों में खून का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ये क्वेश्चन आपको हर समय हर एक एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। डेट आपको वन लाइनर क्वेश्चन में पूछेगा कि वैक्स यानी कि खून का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, तो आपको डायरेक्ट वहां पे बताना है कि खून का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सर इसका कार्य क्या है। खून के बारे में आप पढ़ा रहे हैं, खून के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका कार्य क्या है? तो इसका देखिएगा, ये खून हमारे शरीर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यानी कि खून हमारे शरीर में अगर जो कमी हो जाएगा तो इससे भी दिक्कत है, और बढ़ जाएगा तो इससे भी दिक्कत है। तो बताइए कि खून का कार्य क्या है? तो खून का कार्य सर्वप्रथम यही है कि यह जो पहला कार्य करता है वो तापमान का नियंत्रण करता है, यानी कि टेम्परेचर को नियंत्रण करके रखता है। आप लोग जानते हैं कि मानव बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस में होता है, 98.6 फॉरेनहाइट में होता है, और 310 केल्विन में होता है। ये हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो हम लोग को पता चलता है कि भैया ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रहा है, तो ये टेम्परेचर हमको कैसे पता चलता है? तो यही जो है कि कार्य करता है कौन? रक्त। रक्त हमारे शरीर में परिभ्रमण करते रहता है, यानी कि दौड़ते रहता है, जिस वजह से हमारे शरीर का जो हीट बना हुआ रहता है, हमारे शरीर में क्या रहता है? हीट बने हुए रहते हैं। आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई दो वस्तु का अगर जो हम लोग रगड़ेंगे तो वहां पे हीट उत्पन्न होता है। जैसे कि हाथ को हम लोग ठंडे के दिन में जब लगाते हैं तो वहां पे हीट उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से खून जब हमारे बॉडी में पूरा संचरण करता है, पूरा चलता है, तो उससे भी मसल्स यानी कि जो नस के द्वारा जो बहता है उसमें घर्षण उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से वहां पे हीट उत्पन्न होता है। वही हीट 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 फॉरेनहाइट और 310 केल्विन में यह मेजर किया रहता है, यानी कि उतना बनाए हुए रहता है। ठंडी के दिन अगर जो हमारे शरीर में इससे कम अगर जो टेम्परेचर हम लोग के शरीर पर पड़ता है तो लगता है कि अरे भैया ये तो ठंडा आ गया। तो हमारा जो महसूस जो करवा रहा है कि ठंडी आ गया या फिर गर्मी आ गया, ये इसीलिए महसूस करवाता है क्योंकि हमारा शरीर का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री हमेशा बने हुए रहता है खून के कारण। अगर जो इससे कम टेम्परेचर आपको शरीर पे पड़ेगा तो आपको लगेगा कि ठंडी आ गया, और इससे ज्यादा पड़ेगा तो आपको लगेगा कि गर्मी आ गया।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इसका और क्या काम है। इसका कार्य है दूसरा, पोषक पदार्थ का परिवहन। पोषक पदार्थ का परिवहन यानी कि यह जो है हमारे शरीर में कोई भी भोजन वगैरह करते हैं तो भोजन से जो पोषक पदार्थ जो निकलता है, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, या फिर और जो भी कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सब को हर एक अंग तक पहुंचाने का काम यानी कि परिवहन का काम, यानी कि एक गाड़ी एक तरह से क्या है, गाड़ी है, गाड़ी का काम करता है। इसके ऊपर कोई भी पोषक पदार्थ बैठ गया और उसको हर एक अंग तक पहुंचा दिया, तो ये जो है पोषक पदार्थ का परिवहन का भी कार्य करता है। तीसरा इसका कार्य है कि यह जो है गैस यानी कि CO2 और O2 का परिवहन भी करता है। हमारे शरीर में जब हम लोग श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, तो CO2 और O2 हम लोग साथ में लेते हैं, तो उसको फेफड़ा से लेकर के पूरा लंग्स से लेकर के पूरे शरीर में CO2 या O2 को फैलाने का जो कार्य करता है वो करता है कौन? खून करता है, यानी कि रक्त करता है। खून शुद्ध ले जाएगा यानी कि ऑक्सीजन को ले जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? बाहर मिलाएगा। ये जो कार्य करता है वो सारे अंग तक पहुंचाने का कार्य यानी कि कौन करता है? रक्त करता है, गैस CO2 और O2 का परिवहन। चलिए आगे करता है, यह एक और काम करता है, वो है उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन। यह जो है ना उत्सर्जी पदार्थ यानी कि जो अवांछनीय पदार्थ यानी कि जो खराब पदार्थ रहते हैं उसका भी परिवहन यही करता है। यानी कि हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में जो भी परिवहन का कार्य करेंगे, जो भी शरीर में यहाँ से वहां, वहां से वहां ले जाने का काम, हाथ से पैर में, पैर से फेफड़ा में, फेफड़ा से दिल में, ये सारे काम जो करेंगे वो कौन करेंगे? रक्त करेंगे, क्योंकि रक्त ही हमारे शरीर में ऐसा एक है जो पूरे शरीर में वह घूमते हुए रहता है, तो सारा चीज का परिवहन भी वही करता है। चलिए आगे देखते हैं कि रक्त को हम लोग अब देखेंगे कि रक्त को हम लोग कितने भाग में विभाजित करेंगे। रक्त को हम लोग विखंडन देखेंगे, यानी कि रक्त टोटल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, रक्त मुख्य रूप से दो पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रुधिराणु। शरीर में प्लाज्मा जो होता है वो 60% होता है। कितना? 60% होता है, और इसकी संख्या 40% होता है। इसका मतलब कि ब्लड में 5 से 6 लीटर है। अब 5 से 6 लीटर में प्लाज्मा 60% और रुधिराणु 40%। चलिए आगे देखते हैं, रुधिराणु जो होते हैं इनको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। पहला हो जाएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। क्या हो जाएगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। यहां पे देखिएगा, आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट बोला जाता है। आरबीसी को क्या बोला जाता है? एरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोला जाता है, और प्लेटलेट्स को थैम्ब्रियोसाइट बोला जाता है। चलिए फिर से देखिएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, चलिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को क्या नाम दिया गया? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को थैम्ब्रियोसाइट। अब देखिएगा कि इसकी संख्या के बारे में बात करते हैं, तो पूरा का पूरा रुधिराणु में सबसे ज्यादा संख्या किसका होता है? तो सबसे ज्यादा संख्या आरबीसी का होगा, फिर प्लेटलेट्स का होगा, उसके बाद डब्ल्यूबीसी का होगा। यानी कि आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि सबसे कम संख्या डब्ल्यूबीसी का होता है और सबसे ज्यादा संख्या आरबीसी का होता है। तो टोटल संख्या की बात किया जाए तो अब देखिए, आरबीसी की संख्या 50 लाख, बहुत ज्यादा इसका संख्या होता है, बहुत ज्यादा, 50 लाख। आगे बात करते हैं कि भी प्लेटलेट्स की जो संख्या होता है वो इससे कम, यानी कि 2 लाख के लगभग में होता है। कितना होता है? 2 लाख। और सबसे कम संख्या डब्ल्यूबीसी का सिर्फ और सिर्फ 10,000 होता है। चलिए आगे अगर तो जीवन काल की बात किया जाए तो आरबीसी का जीवन काल
120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। लेकिन इसका जीवन काल बहुत ही कम है और इसका जीवन काल आरबीसी का बहुत ज्यादा है। आगे अगर हम लोग प्लेटलेट्स का बात किया जाए तो प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 दिन होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है और नहीं, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं कि आकार कैसा होता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, आरबीसी का जो आकार होता है वो गोल होता है। आरबीसी का आकार हमेशा जो होता है, इनके आरबीसी के रुधिराणु का जो आकार होता है वो हमेशा गोल आकार के होते हैं। और डब्ल्यूबीसी का जो रुधिराणु होते हैं उनकी जो आकार की बात किया जाए तो अनिश्चित हो सकते हैं, किसी भी आकार के हो सकते हैं, किसी भी आकार के हो सकते हैं। इनका कोई निश्चित आकार नहीं है, कोई इसका निश्चित आकार नहीं है। आगे बात करते हैं प्लेटलेट्स का बात करते हैं। तो प्लेटलेट्स का जो आकार होता है वो उत्तल लेंस के भांति होता है। कैसा होता है? उत्तल लेंस के भांति होता है। ठीक है, उत्तल लेंस के भांति प्लेटलेट्स का आकार होता है। आगे अगर बात किया जाए तो डब्ल्यूबीसी जो कार्य करता है वह हमारा जीवन रक्षक, यानी कि यह रोगों से लड़ता है। यह क्या करता है? रोग से सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करता है। यह जो है सुरक्षा प्रदान करता है किसको से? रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आरबीसी, वहां तक आप लोग देख लिए थे, उसका आकार देख लिए हम लोग और उसका संख्या देख लिए कि सबसे ज्यादा संख्या आरबीसी का होता है, उसके बाद में प्लेटलेट्स का होता है, उसके बाद में डब्ल्यूबीसी का होता है। इसका आकार भी आप लोग क्या बताए कि इसका आकार गोल होता है, इसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है, और इसका आकार कैसा होता है? यानी कि उत्तल लेंस के भांति होता है। अब देखते हैं आगे कि आरबीसी अगर जो आप ऊंचाई पे जाइएगा, जैसे कि पहाड़ पे जाइएगा या फिर हमारे धरती से ऊंचा यानी कि ऊपर की ओर जाइएगा, तो इसकी जो संख्या में वृद्धि होना चालू हो जाता है। यानी कि कह सकते हैं आरबीसी ऊंचाई पे जाने से आकार बढ़ जाता है, आकार में क्या हो जाता है? बढ़ोतरी हो जाता है। चलिए आगे पाया जाता है कि रुधिराणु के जो आरबीसी है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है और प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। यानी कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आरबीसी में केंद्रक, बोलिएगा नहीं पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आगे अगर जो बात किया जाए कि आरबीसी या जो है आरबीसी के कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग? एनीमिया नामक रोग किसके कमी से होता है? तो आपको डायरेक्ट बताना है कि आरबीसी के कमी से होता है। आप लोग इसको बतावे कि डब्ल्यूबीसी क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, रोगों से रक्षा प्रदान करता है, रोगों से कुछ करता है, रोगों से रक्षा प्रदान करता है। चलिए, और ये क्या करता है? ये हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। ये हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। ये आपको संपूर्ण जानकारी हमने ब्लड ग्रुप यानी कि ब्लड के बारे में बताएं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्लड ग्रुप यानी कि और रक्त बनने की जो प्रक्रिया होती है, रक्त बनने की प्रक्रिया और ब्लड ग्रुप के बारे में देखेंगे। तो आप अपना चैनल संदीप कुमार 99 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।